Hello everyone, myself Vedank Upadhyay and today's our topic of discussion is drug use in CVS कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ऐसी कौन कौन से ड्रग हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी ड्रग हैं, हम उनमें से इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो कि है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग और एंटी कोगुलेंट्स, इन 3 ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। बाकी ड्रग्स हैं उनकी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। क्या होती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? तो देखिए, हाइपरटेंशन और एंटी मतलब कि देखो, पहली बात हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बीपी होता है वो 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में दी जाने वाली ड्रग को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलेंगे। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट एबनॉर्मल बीपी। एबनॉर्मल बीपी को ट्रीट करने के काम में आती है। दीज ड्रग आर एक्ट बाय, कैसे काम करती है? इन्फ्लुएंस करके। दीज ड्रग आर एक्ट बाय इन्फ्लुएंसिंग बीपी रेगुलेटरी सिस्टम। मतलब कि ये किस तरह से काम करती हैं? ये जो बीपी रेगुलेटरी सिस्टम है उनको इन्फ्लुएंस करके जो एबनॉर्मल बीपी है उसको नॉर्मल बीपी में कन्वर्ट कर देती हैं या फिर मेंटेन कर देती हैं। अब कौन कौन से ऐसे सिस्टम है, यानी कौन कौन से सिस्टम है जो बीपी को रेगुलेट करते हैं? ANS, रास, कैल्शियम चैनल और सोडियम वाटर बैलेंस। ANS मतलब हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रास मतलब हो गया हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, कैल्शियम चैनल्स और सोडियम वाटर बैलेंस। ये 4 और भी बहुत सारे होते हैं बट ये 4 मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं। सबसे पहले आती है डाययूरेटिक्स। ठीक है, अब सब यह जो डाययूरेटिक्स है वो कहाँ काम करेगी? किडनी पे काम करती है। ठीक है, कौन कौन से इसके एग्जांपल है? फ्रूसेमाइड, स्पाइरोलेक्टोन, इमाप्रोमाइड। ठीक है, ये सारे हो गए। दूसरी आती है हमारे पास सिम्पेटोलाइटिक्स। अब आप ये मत सोचिएगा ये है सिम्पेटोलाइटिक्स, सिम्पेटोमिमेटिक्स से आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिम्पेटोमिमेटिक्स दूसरी थी, ब्रोंकोडायलेटर्स थी, और ये क्या है? सिम्पेटोलाइटिक्स, जो कि क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, सिम्पेटोलाइटिक्स कहाँ काम करती है? ब्रेन पे काम करती है। डाययूरेटिक्स किडनी पे, सिम्पेटोलाइटिक्स ब्रेन पे। क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, रेस्पिरिन, ये 3 ड्रग आती है सिम्पेटोलाइटिक्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसोडाइलेटर। नाम से पता लग रहा है यार, वैसो मतलब ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल पे काम करेगी और उसको क्या करेगी? डायलेट कर देगी। एग्जाम्पल कौन कौन से? एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोजलिन। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम चैनल ब्रोकर। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाली कौन कौन से होते हैं? माइलोडोपिन हो गया, ठीक है, निफेडिपिन हो गया, वेरा पायमिल हो गया। ठीक है, ये सारी ड्रग्स। फिर नेक्स्ट आती है एडर्नर्जिक ब्लॉकर। इसमें 3 टाइप के ब्लॉकर होते हैं, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और अल्फा बीटा ब्लॉकर। मतलब कि अल्फा रिसेप्टर को जो ब्लॉक करे, बीटा रिसेप्टर को जो ब्लॉक करे और जो अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक कर दे। अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी वो ड्रग होती है पैराजोसिन और टेराजोसिन। ठीक है, दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को कौन ब्लॉक करेगी? एटेनॉल और प्रोपेनॉल। ओके, और लास्ट हमारे पास आता है अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक करने वाली लेबेटोलॉल और कार्वेडोलॉल। ठीक है, ये इसके नेम है, जिनमें से हम लेबेटोलॉल को तो यूज़ करते हैं, एम्प्यूल आता है थोड़ा बड़ा वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग यूज इन RAS मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में जो ड्रग एक्ट करती हैं। AC इनहिबिटर कौन कौन सी होती हैं? बेंजोप्रिल हो गई, रैमिप्रिल हो गई, कैटोप्रिल हो गई। ठीक है, कैप्टोप्रिल हो गई। नेक्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें आ गई लोसार्टन आ गई, वेलसार्टन आ गई, जिसमें से हम लोसार्टन का यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, रेनिन इनहिबिटर, रेनिन को इनहिबिट करने वाली कौन सी ड्रग है? एलिस्किरिन। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। थोड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जिसमें आपको डाययूरेटिक्स, सिम्पेटोलाइटिक्स, वैसोडाइलेटर्स, रास, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अच्छा देखिए, अब हमारा मेन काम क्या था? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का बीपी को कम करना। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का काम है बीपी को नॉर्मल करना या कम करना। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इतना बड़ा है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब कि जितनी भी ड्रग है, चाहे सिम्पेटोलाइटिक, वेसोडाइलेटर, डायूरेटिक्स, है ना, रास में जो ड्रग यूज़ होती हैं, एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सबका मेन काम है बीपी को कम करना। अब कैसे कर रही हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्पेटोलाइटिक्स यानी ऊपर वाले 3 के बारे में। सिम्पेटोलाइटिक्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर को। कहाँ पे? जो कि CNS में प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टिमुलेट कर दिया। अब स्टिमुलेट किया तो उसकी वजह से क्या हो गया? जो सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो होता है वो कम हो जाएगा। अब यदि वही कम हो गया, यानी सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो कम हो गया, तो
उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीपी में रिडक्शन आ जाएगा या कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो करते हैं सिम्पेटोलाइटिक्स। कहाँ काम करते हैं, ब्रेन पे काम करते हैं यानी सीएनएस पे। ठीक है, जो कि हमने इसके क्लासिफिकेशन में भी देखा था। वैसोडाइलेटर ये कहाँ काम करते हैं, ब्लड वेसल पे। तो ये क्या करेगी, डायलेट करेगी यानी रिलैक्स करेगी किस चीज़ को, वेस्कुलर स्मूथ मसल को। ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल में जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करने का काम करेगी। अब उसको रिलैक्स कर दिया तो उसकी वजह से पीवीआर कम हो जाएगा। पीवीआर क्या है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, अब यदि वो कम हो गया तो उसकी वजह से बीपी कम हो जाएगी। ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो हमारे ब्लड है, ये मान लो ब्लड वेसल है, अब ब्लड वेसल में से जो ब्लड बह रहा है, मतलब ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो एक नॉर्मल रेट से फ्लो करता है, लेकिन यदि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे एक नली है, नली में पानी जा रहा है, हम ऊपर से पैर रख देंगे यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा देंगे, तो क्या पानी अच्छे से जा पाएगा, नहीं, ऑब्वियस उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा ना नली में पीछे की साइड से। तो वही बात है, और यदि अपन ने उस रेजिस्टेंस यानी हमारा पैर हटा लिया तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल अच्छे से पानी जाएगा। तो वही बात है। ठीक है, डायरेटिक्स के बारे में बात करें तो डायरेटिक्स क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है किस चीज़ का, सॉल्यूट्स का। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अब यदि प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हुआ तो कहीं ना कहीं जो कार्डिक आउटपुट है, जो कार्डिक आउटपुट है हमारा वो भी कम होगा, और कार्डिक आउटपुट कम हुआ तो बीपी कम हो जाएगा। भाई देखो, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है कि मतलब जो हमारा हार्ट है वो कितना पंप कर रहा है। ठीक है, अब पंप ही कम करेगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे के तीन, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और ड्रग एक्ट ऑन रास। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे एंट्री कैल्शियम की। ओके, स्मूथ मसल जिससे रिलैक्स हो जाएगी और पीवीआर कम हो जाएगा और बीपी कम हो जाएगा। अच्छा देखो यार, इससे पहले एक चीज़ आप सभी को पता होगी, जो हमारा कैल्शियम है वो क्या करता है, एक तरीके से जो मसल को कंडक्शन कर मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। अपन ने सभी ने 12th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जो ये जो कैल्शियम होता है वो एक तरीके से ब्रिज बनाता है, ब्रिज। ठीक है, जिससे कि हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। अब यदि उसकी एंट्री हमने कम करवा दी यानी ब्लॉक कर दी तो क्या हो जाएगी, स्मूथ मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स हो गई तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो गया और बीपी भी कम हो गया। यानी कि देखो, आपने देखा बीपी कम करने से पहले कहीं ना कहीं हम इस तरह से जा रहे हैं कि भाई पीवीआर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, कार्डिक आउटपुट कम कर रहे हैं, या फिर स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करवा रहे हैं, मतलब रिलैक्स कंडीशन में ला रहे हैं बॉडी को। हाइपरटेंशन होती कब है, जब हम टेंशन लेते हैं, मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और यदि हम रिलैक्स हो जाएं तो जो हाइपरटेंशन है वो वैसे भी कम हो सकती है, और ये सारी ड्रग्स भी एक तरीके से रिलैक्स करने का काम ही कर रही हैं। ठीक है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ये क्या करती है, प्रिवेंट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर फॉर स्टिमुलेशन। मतलब कि भाई ये तो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज होगी, सिंपल है, प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एडागोनिक रिसेप्टर। जो बीटा एडागोनिक रिसेप्टर है उसके स्टिमुलेशन को रोक देती है। ठीक है, अब यदि उसको रोक देगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, और कार्डिक आउटपुट कम हुआ तो बीपी भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग एक्ट ऑन आरएएस, मतलब कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है उसमें जो ड्रग एक्ट करती है वो कैसे काम करती है। वो क्या करती है, रेनिन को इनहिबिट करती है और साथ ही साथ एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट होने से भी रोकती है। अब यदि इन दोनों से रोक देगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और यदि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से बीपी भी कम हो जाएगा। मतलब कि इन सभी ड्रग्स ने क्या किया, जो रेजिस्टेंस है उसको कम किया, प्लाज्मा के वॉल्यूम को कम किया, उसके अलावा कार्डिक आउटपुट कम किया और ब्लड वॉल्यूम को कम किया। मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम एक ही बात है, और सेंट्रल फ्लो को भी कम किया। ठीक है, इन सभी के थ्रू हम बीपी को कम कर सकते हैं, यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी ADME आदमी। ए मतलब किस तरह से इसको एब्जॉर्प्शन यानी किस तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ओरली आईवी, दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के थ्रू होता है, मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू होता है, ठीक है, और एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है। अब कब कब दे सकते हैं हम इसको, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देखो हाइपरटेंशन में देंगे ना, सबसे पहली बात तो हाइपरटेंशन में देंगे तो इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस, माइल्ड हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो इसके इंडिकेशन क्या क्या थे, इसके इंडिकेशन थे एंजाइना पेक्टोरिस, माइल्ड हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, रिस्क ऑफ एमआई, इडीमा और मैलिग्नेंट कार्सिनोइड्स। ठीक है, इन सब में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किस किस जगह पे इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड या नहीं दिया जाता है। अब ऐसी जगह पे नहीं दिया जाएगा जहाँ पहले से ही हाइपरटेंशन हो रखी होगी, पहले से हाइपोटेंशन हो रखी होगी, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाइपोटेंशन जैसे कि ब्रेडिकार्डिया है उसमें पहले ही हाइपोटेंशन के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रीनल फेलुअर, ठीक है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन, कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट ब्लॉक और अस्थमा में हम इसको नहीं देते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो देखो साइड इफेक्ट वही है,
नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लशिंग, ठीक है, फेंटनेस, रैशेस, हेडेक, डिजीनेस, ये सारा इसके साइड इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो नर्स शुड असिस्ट पेशेंट वेट इफ डायरेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ थेरेपी। मतलब हम डायरेटिक्स दे रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो हम क्या करेंगे, उसका वेट चेक करेंगे, ठीक है। नर्सेज शुड केयरफुली मॉनिटर वाइटल्स ड्यूरिंग वैसोडाइलेशन, ओके, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ा भी सकता है वो। ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। अब जो हमने ये इतनी बड़ी हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ी ना, उसको एक पेज में समराइज करके हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। देखो वही है, इंट्रोडक्शन में हमने ये लिखा है कि ट्रीटमेंट एबनॉर्मल बीपी उसको कंट्रोल और ट्रीटमेंट में काम आती है, ठीक है। ये कैसे काम करती है, रास, CNS, उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इन सबको मेंटेन करके, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमने देख लिया, डायरेटिक्स हो गया, वैसोडाइलेटर हो गया, सिम्पेटोलाइटिक्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एडेनर्जिक ब्लॉकर, ठीक है, और ड्रग यूज इन RAS, ठीक है। इन सभी में हम यूज़ कर सकते हैं इसका, मतलब ये सारे इसके क्या हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये सभी ड्रग्स किस तरह से बीपी को डिक्रीज कर रही हैं। अल्टीमेट काम क्या है इनका, बीपी को कम करना। फिर यूजेस देख लिए इसके, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट देख लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होती है, तो एंजाइना पेक्टोरिस में जिस ड्रग का यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग, द ड्रग विच आर यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ओके। अच्छा, एंजाइना पेक्टोरिस हम सभी जानते हैं क्या होती है। देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस में दो वर्ड आते हैं, एक होता है एंजाइना और एक होता है पेक्टोरिस। एंजाइना मतलब होता है पेन और पेक्टोरिस मतलब होता है पेक्टोरिस मसल। तो पेक्टोरिस मसल में जो पेन होता है उसे हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, और इस टाइम पे जो ड्रग होती है उसे हम एंटी एंजाइनल ड्रग बोलते हैं। अब किसी को भी पेन कब होता है, तो देखो पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है डैमेज, किसी भी चीज़ में डैमेज हो जाना, यानी टिश्यू हमारा जो होता है बॉडी का उसमें डैमेज हो, चाहे वो एक्सटर्नल पेन हो, जैसे हमें गुस्सा आ रहा है और हमने दीवार पे मार लिया तो हमारा जो टिश्यू है वो डैमेज हुआ, या फिर हमारी बॉडी डैमेज हुई, कुछ ना कुछ डैमेज हुआ इसलिए। और दूसरे टाइप का होता है कि हमारी बॉडी में इंटरनली कुछ डैमेज हो जाए। अब इंटरनल डैमेज क्यों होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है ऑक्सीजन की कमी होना। तो यानी पेन जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, इसीलिए जब हम पेन का मैनेजमेंट करते हैं ना, तो हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसको जो ऑक्सीजन है उसको एडमिनिस्टर करवाते हैं, ठीक है। तो दिस ड्रग आर यूज्ड टू इम्प्रूव बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड। तो हमें क्या करना है, देखो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो गया, पेन हो गया, तो जो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन की डिमांड को मेंटेन कर लेंगे या बैलेंस कर देंगे। अब बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या तो हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बढ़ा दें, या फिर उसकी जो डिमांड है उसको कम कर दें, ऐसे तो कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कोरोनरी वैसोडाइलेशन से, ठीक है। अब पेन कहाँ हो रहा है भाई, एंजाइना में हो रहा है ना, और किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से हो रहा है, यानी हार्ट के जो मायोकार्डियम है उसकी वजह से हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस वजह से पेन हो रहा है। तो ऑक्सीजन की यदि हमें जो हार्ट है उसकी जो मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, तो हम क्या करेंगे, कोरोनरी वैसोडाइलेशन, यानी कोरोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करवाती है किसको, हार्ट को, उसका हम क्या करेंगे, वैसोडाइलेशन कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उसकी डिमांड कम कर सकते हैं, ये तो हमने किया, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी, या फिर हम उसकी दूसरा क्या कर सकते हैं, डिमांड कम कर सकते हैं। डिमांड कैसे कम करेंगे, हम उससे कहेंगे भैया काम ही कम करना, तो हार्ट रेट कम कर सकते हैं, आफ्टर लोड, प्री लोड, इन सबको कम करके, ठीक है। प्री लोड क्या होता है, तो ये हार्ट है, हार्ट के पास जितना भी ब्लड जहाँ से भी आ रहा है वो सारा कहलाता है प्री लोड। और आफ्टर लोड क्या होता है कि हार्ट है, और हार्ट से जितना भी ब्लड जा रहा है, चाहे वो किसी के भी थ्रू जाए, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाए, ठीक है, आउटा के थ्रू जाए, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाए, है ना, और जो हमारी वो होती है आरोटा होती है उसके थ्रू जाए, उसे हम बोलते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। और जो सुपीरियर वेना केवा है जो कि ब्लड को लेके आती है, ठीक है, पल्मोनरी वेन होती है जो कि ब्लड को लेके आती है, वो सभी क्या कहलाती है, प्री लोड कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो देखो इसके 4 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और मिसकैलिनियस ड्रग। नाइट्रेट्स में सबसे पहले आता है एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा आता है आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ठीक है, IMN, और दूसरा एनटीजी, जिसमें एनटीजी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एनटीजी किस तरह से दिया जाता है, तो ये जो हमारा सबलिंगुअल रूट के थ्रू दिया जाता है, यानी कि जो ये हमारी टंग है उसके जो नीचे की तरफ जगह है, जैसे ये टंग है इसके जस्ट नीचे, वहाँ पे रख दिया जाता है सबलिंगुअल रूट, ठीक है। दूसरा होता है बीटा ब्लॉकर्स, एटेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आ गया पेनाकेड्रिल और निकोएंड्रिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं, कैसे, मतलब कौन कौन से होते हैं, अमाइलोडोपिन और वेरामापिल और निफेडिपिन, ठीक है। मिसकैलिनियस ड्रग की बात करें तो एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है जैसे कि एस्पिरिन हो गई, ठीक है। साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग होती है जैसे कि रेनोलोजिन होगी, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया।
ठीक है, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल, ये 4 भी यदि आप लिख दोगे तो अभी काफ़ी। मिसकेलेनियस आप स्किप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बीटा ब्लॉकर कैसे काम करेंगे? बीटा ब्लॉकर जो बीटा रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट और जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा कम हो जाएगा। अब यदि हार्ट रेट कम हो रही है और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसकी वजह से जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, कैसे होगी भाई? देखो, हमारे हार्ट है उसका काम क्या है? हार्ट रेट को मेंटेन करना, वही उसका काम है। यदि वो काम ही कम कर रहा है तो उसकी डिमांड भी कम होगी ना। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट रेट कम हुई तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। ये तो हो गया बीटा ब्लॉकर्स कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं और नाइट्रेट क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। भाई देखो, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसके 3 फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। कौन कौन से? आर्ट्रियल डायलेशन, क्या करता है वो? आर्टरी का डायलेशन करता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, आफ्टरलोड कम हो जाता है। कैसे होता है? देखो, ये हमारा हार्ट है, मैंने बताया था कि जो भी हार्ट से बाहर लेके जा रहा है उसको हम आफ्टरलोड बोलते हैं। मतलब कि हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ लेके आया ना, उसको हम बोलते हैं आफ्टरलोड। अब आफ्टरलोड जब होगा मतलब एक तरीके से हार्ट पंप कर रहा है। अब पंप जब करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से स्ट्रेस आएगा, या फिर एक तरीके से वो काम कर रहा है, मतलब उसके ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है उस वक्त। तो अब यदि हमने आर्टेरियल का डायलेशन कर दिया, यानी कि पहले जो ब्लड इतनी सी ब्लड वेसल से जा रहा था, अब यदि वो इतनी बड़ी ब्लड वेसल से जाए, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ब्लड है उसका प्रेशर तो कम होगा ही ना। तो और यदि ब्लड प्रेशर कम हुआ तो आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। दूसरा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, यानी जो हार्ट पंप कर रहा है बार बार उसको कम करेगा, उसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगी। और इन दोनों की वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। तीसरा इसका काम होता है कोरोनरी वैसोडाइलेशन। कोरोनरी वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है कि भाई मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है उसका डायलेशन हो गया। अब कोरोनरी आर्टरी जो कि मायोकार्डियल जो हार्ट है उसके जो मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करवाती है, यानी ब्लड की सप्लाई करवाती है। यदि उसका डायलेशन हो गया तो ज़्यादा ब्लड जाएगा, और ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम नाइट्रेट काम करता है। ये क्या करता है, वेनोडाइलेशन करता है। वेनोडाइलेशन यानी वेन्स का डायलेशन, चाहे कौन सी वेन, सुपीरियर वेना केवा हो चाहे वो पल्मोनरी वेन हो। ठीक है, दोनों ही क्या करती हैं, एक तरीके से हार्ट में ब्लड लेके आने का काम करती है, यानी प्रीलोड करती है। अब यदि वेनोडाइलेशन हो गया तो कहीं ना कहीं जो वो ब्लड लेके आ रही थी, जिस प्रेशर से ब्लड को लेके आ रही थी वो डिक्रीज होगा, और यदि वो डिक्रीज हुआ तो प्रीलोड डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो गई। ठीक है, माइल्ड आर्टेरियल डायलेशन जिसकी वजह से आफ्टरलोड कम होगा और ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, और कोरोनरी वैसोडाइलेशन जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ये काम होते हैं नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। ठीक है, नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक्स ADME। ADME क्या, ओरल, थ्रो ब्लड, थ्रो बॉडी या फिर ब्लड। ठीक है, लिवर और यूरिन। ठीक है, ये ADME तो हम लिख सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स किसी की भी। इंडिकेटेड, ऑब्वियस है भाई, एंजाइना पेक्टोरिस एंटी एंजाइनल ड्रग है तो एंजाइना पेक्टोरिस में आएगी ना इसका सबसे पहला ही इंडिकेशन। तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन, कार्डिक फेलियर, एंजाइनाइट्स टाइप, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, साइनाइड पॉइजनिंग, सर्जिकल हाइपरटेंशन। ठीक है, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ होता है, एलर्जिक रिएक्शन, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, सीवियर एनीमिया, ICP जब बढ़ जाए तब, है ना, अर्ली मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। एडवर्स इफेक्ट देखे जाए यानी साइड इफेक्ट, क्या क्या हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट? देखो भाई, हेडेक हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ट्रैकीकार्डिया, कन्फ्यूजन, फ्लशिंग, है ना, पाल्पिटेशन, पल्मोनरी एडीमा, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट्स के बारे में कि एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, एंटीकोगुलेंट्स मतलब कोगुलेशन को जो रोक रही है, कोगुलेशन मतलब क्लोटिंग को जो भी एजेंट रोकते हैं उनको हम एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं। अब क्लॉटिंग एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। जब हमारे जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गए तो क्या हुआ, चोट लग गई, तो उसकी वजह से ब्लड निकल रहा है बाहर, तो उसको जो प्रोसेस रोकेगी उसको हम बोलेंगे क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग वैसे तो देखा जाए अच्छा है, लेकिन जब हमारी बॉडी में कुछ जरूरत ही नहीं है उस क्लॉटिंग की तो भी वो क्लॉटिंग हो ही जा रही है। जैसे ये ब्लड वेसल है, खूब बढ़िया आराम से इधर से इधर ब्लड जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, मजे मजे में हमारी बॉडी ने क्या कर दिया, क्लॉट बना दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे जो ब्लड है वो अच्छे से जा नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया, ये क्लॉटिंग बेकार हुई, तो इसीलिए हम एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बट अनवांटेड और एक्सेसिव क्लॉटिंग मे कॉज डैमेज और डेथ, जो कि डेथ भी कर सकती है। अब मान लो यदि हार्ट के आसपास क्लॉट हो जाए तो वो तो हार्ट को ब्लॉक कर सकता है ना, एक तरीके से हमारे हार्ट अटैक की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स आर द ड्रग दैट रिड्यूसेस coagulation ability of blood. Okay, these drug are protect us from unwanted clot से बचाती है इसको। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। अब इसका भी क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक यूज्ड इन विवो और यूज्ड इन विट्रो।
ये क्या होता है इन वीवो इन विट्रो। देखो इन वीवो का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर, और इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी या फिर टेस्ट ट्यूब में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन विट्रो के बारे में, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन होती है, सॉरी हिपैरिन और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एजेंट, ठीक है। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एजेंट में आते हैं सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम इडिडेट, ओके, सोडियम सिट्रेट, ऑक्सलेट और इडिडेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन वीवो। इन वीवो का मतलब हो गया इनसाइड आवर बॉडी। दो टाइप के होते हैं, पेरेंट्रल और ओरल, ठीक है। पेरेंट्रल क्या हो गया, जिन्हें हम आईवी आईएम मतलब कि इंजेक्शन के रूप में देते हैं। अब वो भी दो टाइप के होते हैं, सब टाइप होते हैं, डायरेक्ट टीआई और इनडायरेक्ट टीआई। इनडायरेक्ट टीआई, टीआई मतलब क्या है, थ्रोम्बिन इनिबिटर, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो थ्रोम्बिन को इनिबिट करे और जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनिबिट करे। इनडायरेक्टली कौन कौन से करते हैं, हिपैरिन हो गया, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन हो गया, ठीक है। डायरेक्ट में कौन कौन से होते हैं, लेपिरुडिन हो गया, ठीक है, बायवैलिरुडिन हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट ओरल के बारे में बात करें कि भाई ऐसे एजेंट जिनको हम ओरली दे सकते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखो अब इसके नाम बहुत अजीब अजीब हैं, तो इसको याद ऐसे किया था कि जब हम एंटी कोगुलेंट ओरली लेते हैं ना, तो क्या होती है, हमें गाय आके मारना स्टार्ट कर देती है। गाय को इंग्लिश में बोलते हैं काऊ, तो काऊ मारिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब काऊ मारिन जब हमें गाय मार रही है तो हम उससे बचाव तो करेंगे, तो एक तरीके से युद्ध की कंडीशन आ जाएगी। तो वॉरफेरिन इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जब काऊ ने मारा तो हमने वॉर की, तो काउमेरिन डेरिवेटिव्स में एग्जांपल है वारफेरिन, ठीक है। और जो गाय होती है ना, उनको पानी से बड़ी एलर्जी होती है, तो दो लोगों ने क्या कर दिया, उसके ऊपर पानी फेंक दिया, तो बिस हाइड्रोक्सी काउमेरिन, जो काऊ मार रही थी उसके ऊपर दो लोगों ने पानी फेंक दिया। देखो ऐसे ये केवल याद करने की एक कहानी सी बना दी बस, कि काउमेरिन जो क्यूमेरिन डेरिवेटिव है उसके एग्जाम्पल क्या है, वारफेरिन हो गया, विस हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेडियोन डेरिवेटिव्स। इसमें क्या क्या आता है, इसमें फेनिडेडियोन और डाइफेनिडेडियोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैक्टर 10A इनिबिटर। 10A इनिबिटर क्या है, जो हमारा जो 10th क्लॉटिंग फैक्टर होता है, वो जो जब एक्टिवेट होता है, जनरली क्लॉटिंग फैक्टर, जनरली नहीं हमेशा क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं और उनको एक्टिवेट किया जाता है। तो जो एक्टिवेटेड 10th फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर, उसको इनिबिट करके कौन करता है, तो रिवाक्सोबेन करता है, ठीक है। ओरल डीआईटी मतलब डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, जो कि ओरली भी दे सकते हैं। इसका एग्जांपल है डाबिगेट्रेन, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुए किस किस के, जो कि हम बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड द बॉडी यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट्रल और ओरल रूट, और इन सभी के ये एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स के। अच्छा, उससे क्या देखते हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखो अब दो टाइप के इसके ड्रग्स है, कौन कौन सी, ओरल और पेरेंट्रल। तो जो हिपैरिन है उसको हम पेरेंट्रल रूट से देते हैं, इसलिए पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट बोलेंगे, और वारफेरिन को हम ओरल देते हैं, यानी थ्रू माउथ देते हैं, तो उसको हम ओरल एंटीकोगुलेंट बोलेंगे, ठीक है। हिपैरिन क्या करती है, बाइंड एंड एक्टिवेट प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन सेकंड। क्या करती है, जो एक हमारे पास कंपोनेंट होता है प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन सेकंड, उसके साथ बाइंड करती है और उसको एक्टिवेट करती है। वो इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट था, उसको एक्टिवेट कर देगी। अब यदि एक्टिवेट कर दिया तो वो क्या करेगा, थ्रोम्बिन का डिग्रेडेशन करेगा। नाम में ये ना एंटी थ्रोम्बिन का डिग्रेडेशन करने वाला, ठीक है। थ्रोम्बिन को डिग्रेड कर देगा, उसकी वजह से अब थ्रोम्बिन को डिग्रेड करेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल थ्रोम्बिन पे ही काम करेगा, नहीं, फैक्टर 10th और फैक्टर 9th जो एक्टिवेटेड फैक्टर थे, यानी क्लोटिंग फैक्टर जो एक्टिवेटेड थे, उनको भी डिग्रेडेशन कर देगा। अब उनके डिग्रेडेशन से क्या होगा, फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी जो इनएक्टिव फॉर्म है वो इनएक्टिव ही रह जाएगी, एक्टिव हो ही नहीं पाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। वारफेरिन जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट है, वो क्या करता है, ब्लॉक गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यू इन फैक्टर 2nd 7th 9th और 10th। अच्छा, ये कुछ याद आया, 2nd 7th 9th और 10th, ये सारे क्या होते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, यानी इनकी एक्टिवेशन के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। तो इन सब का क्या करता है, जो वारफेरिन है वो ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकम्प्लीट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बनेंगे, मतलब कि देखो ये हमारे पास 2nd 7th 9th और 10th है, हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर है, आधे क्लोटिंग फैक्टर है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में विटामिन के आके इनको एक्टिवेट कर देगा। अब चलो विटामिन के आ भी गया, ओके ठीक है, अब आ गया, लेकिन उसका कार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाया, यानी कि जो अल्फा या गामा कार्बोक्सिलेशन है वो नहीं हो पाया, उसकी वजह से एक्टिवेट तो हुए लेकिन आधे एक्टिवेट हुए, यानी इनकम्प्लीट एक्टिवेशन हुआ, तो इनकम्प्लीट क्लॉटिंग फैक्टर बने, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी इनकी, तो डिफिशियंसी हुई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, यानी हमारे पास है ही नहीं भाई क्लॉटिंग फैक्टर सही से, तो क्या ही कोगुलेशन करेंगे वो, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में। ऑरल और पेरेंट्रल दोनों की क्या फार्मेकोकाइनेटिक्स अलग अलग होगी, ये IVSC बट नेवर गिव IM, मतलब जो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट है उनको भी हम IM नहीं देते,
कभी भी IM नहीं देते। हम IV दे देंगे, सबक्यूटेनियसली दे देंगे, ओरली दे देंगे इवन, लेकिन हम IM नहीं देंगे, ठीक है। ब्लड के थ्रू लिवर यूरिन, ब्लड यूरिन लिवर, ठीक है। तो वही है ADME में डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड से होगा, मेटाबॉलिज्म लिवर से होगा, एक्सक्रेशन किडनी से होगा, ठीक है, या फिर यूरिन से होगा, चाहे वो ओरल हो चाहे पेरेंटल हो। लेकिन पेरेंटल वाला जो एंटीकोगुलेंट है उसको हम IM यानी इंट्रामस्कुलर कभी भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन, कब कब यूज होता है। तो वेनस थ्रोम्बोसिस में होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, रिमेटिक वाल्वुलर डिजीज, हीमोडायलिसिस, वेस्कुलर सर्जन है ना, सर्जरी, उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिवली दे सकते हैं, एंड आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व में, आर्टेरियल फिब्रिलेशन में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, इन सब में हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, भाई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना उसमें हम नहीं देते, ऑब्वियस है। ये क्या करवा रहा है, क्लॉटिंग नहीं होने दे रहा, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में तो वैसे ही क्लॉटिंग नहीं होती, तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सीवियर हाइपरटेंशन में नहीं देते, लिवर डिसऑर्डर, रीनल, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, लंबर पंचर, मैलिग्नेंसी, ऑक्युलर एंड न्यूरो सर्जरी, इन सभी में हम नहीं देते हैं, यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्लीडिंग अकर ड्यू टू ओवरडोज, ये ओवरडोज की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी, एलोपीसिया, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, GI डिस्टर्बेंस, ये सब इसके साइड इफेक्ट हो गए। अब इतने सारे हैं, आप कॉमन याद कर लीजिएगा, और एक दो इंपॉर्टेंट जैसे कि ये ब्लीडिंग अकर ड्यू टू ओवरडोज है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो ऑब्जर्व फॉर स्किन नेक्रोसिस, स्किन नेक्रोसिस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। साइन, यदि ब्लीडिंग के साइन है या फिर सिम्टम्स है तो उनको मॉनिटर करना है, लैब वैल्यू चेक करनी है, एंटीडोट एडमिनिस्टर कर देनी है यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो, ठीक है। उसके अलावा मसाज नहीं करना है जहाँ पे SC दिया है, यानी सबक्यूटेनियसली हमने यदि किसी भी एंटीकोगुलेंट को दिया है, पेरेंटल एंटीकोगुलेंट को यदि सबक्यूटेनियसली दिया है तो हमें मसाज नहीं करनी उस जगह, ठीक है। चेक करना है पेशेंट को डिस्निया के लिए, चेस्ट पेन के लिए, ये सब के लिए। एंड कीप अ पैड काउंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ टू एस्टिमेट ब्लड लॉस, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ऑपरेट होती है फीमेल में तब ब्लड का लॉस होता है, तो उसमें हमें पैड काउंट करने के कितने पैड यूज़ आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक एंटीकोगुलेंट्स। अब हम नेक्स्ट, अच्छा ओके, प्लाज्मा एक्सपेंडर है, और साथ ही साथ आपको बाकी जो ड्रग्स हैं जैसे कि हाइपोलिपिडेमिक्स हो गई, ठीक है, उसके अलावा एंटी एरिथमिक ड्रग हो गई, इन सभी के भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे PDF फॉर्मेट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक ड्रग यूज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।